हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 120 बहादुर। ये उस टाइम की बात है जब भारत चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, पर ये नारे शायद एक तरफा थे, क्योंकि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था रेजांगला पर, जिसमें 120 बहादुरों ने अपनी कुर्बानी दी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 नवंबर 1962 में एक फौजी घायल अवस्था में दिखता है, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है, और वो बार बार चिल्ला रहा है कि साहब मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगा, साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। और इससे 3 दिन पहले की कहानी में हम उसे देख सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट देखते हैं जिसमें से कुछ फौजी बाहर निकल रहे होते हैं और वो किसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम 13 कमाऊ बेस कैंप चुशुल को देखते हैं, जहाँ पर युद्ध के बारे में चर्चा हो रही होती है कि चीन के लोग चुशुल घाटी को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। जिस पर वो सेना की तैनाती पर बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि वहाँ पर शैतान सिंह की फ़ौज स्थित है। यहाँ पर हम कुछ सैनिकों को देखते हैं, जहाँ पर 2 सैनिक इंडिया के और 2 सैनिक चाइना के होते हैं। यहाँ पर शैतान सिंह उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, जिस पर शैतान सिंह पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, लेकिन हवा का रुख विपरीत साइड में होने की वजह से गोलियाँ उनको नहीं लगती, जिस पर वो अपने फौजियों को इशारा करते हैं और वो गोलियाँ चलाते हैं, जिससे कि उस फौजी को लग जाती है, जिस पर उन फौजियों को फ़ौज के अंदर नया रेडियो ऑपरेटर ज्वाइन करता है, जिनके कोट मांगने पर वो कहता है कि जा एक चीनी को मार दे और उससे उसका कोट ले लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ फौजी आपस में पहलवानी कर रहे होते हैं और बस मजाक में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में मेजर शैतान सिंह उनको देखता है और वहाँ पर पहुँचता है और उनसे पहले तो उनके बारे में पूछता है कि वो कहाँ से, वो उनके बताने पर वो बताते कि वो रेवाड़ी के रहने वाले हैं। जिस पर उनके सीनियर से वो पूछता है कि पहले तुम्हारी कंपनी का एक रेजिमेंट हुआ करता था और अब एक बटालियन ही क्यों? क्या उनमें अनुशासन की कमी है? इसलिए इस पर वो मना करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंप में वो कंप्यूटर ऑपरेटर शैतान सिंह रेडियो ऑपरेटर को कहता है कि हम एक और नया रेडियो ऑपरेटर खोना नहीं चाहते, तो वो अपना ध्यान रखें। यहाँ पर वो जो लड़ाई कर रहे थे उनको सज़ा मिलती है और यहाँ पर वो वही युद्ध के बारे में बात चल रही होती है। तो इसमें शैतान सिंह बोलते हैं कि चीनी चुशुल घाटी से पहले रेजांगला पर हमला करेंगे और दुश्मनों को ये भी पता होगा कि हमें इस बारे में पता है और शायद वो तूफान के पहले हमला करें। यहाँ पर हम चीनी कैंप को देखते हैं। यहाँ पर हम चीनी के मेजर माओ को देखते हैं और मेजर माओ चाहता है कि वो 3 दिन के अंदर चुशुल के सैन्य हवाई अड्डे पर कब्जा कर ले, और वो कहता है कि अमेरिका बीच में आकर सीज फायर करेगा, लेकिन जिसके कब्जे में जो ज़मीन होगी वो उसी की होकर रह जाएगी। यहाँ भारतीय फौजियों में से एक फौजी मधुबाला को पत्र लिख रहा होता है और वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि युद्ध कब समाप्त होगा। यहाँ पर हम मेजर शैतान सिंह अपनी शादी के बारे में याद कर रहे होते हैं कि कैसे उसने फेरे लिए थे, अपनी वाइफ को वो याद कर रहा होता है और उनके साथ में जो भी बिताए गए पल थे वो उनको याद करता है। और यहाँ पर वो पहली बार जब वर्दी पहन कर आया था तो अपनी पत्नी से कहता है कि वो वापस ना आए, तो इस पर उसकी पत्नी कहती है कि वो गर्व से अपना सर हमेशा ऊपर रखेगी। यहाँ पर चीनी सैनिक भारतीयों को पकड़ के मार रहे होते हैं और भारतीयों को युद्ध के लिए ऊंचाई पर दूसरे पहाड़ी पर चढ़ना होता है। यहाँ पर एक बीच में गांव आता है जिसमें वो फौजी गांव वालों को कहते हैं कि वो यह गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए नीचे चला जाए, क्योंकि यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम चार्ली कंपनी का बेस कैंप देखते हैं रेजांगला। यहाँ पर वो बेस कैंप तैयार कर रहे होते हैं और उनके लिए खाना भी बनकर आता है। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह धर्मपाल को कहता है कि वो काफ़ी अच्छा गाता है और वो कुछ गाकर सुनाए। इस पर धर्मपाल गाना स्टार्ट करता है और सभी फौजी अपने सुनहरे पलों को याद कर रहे होते हैं, जिसमें वो कोई अपने गांव में होता है, कोई खेल रहा होता है, कोई अपने बच्चे के जन्म को याद करता है। ऐसे उनकी रात बीत जाती है।
यहाँ पर 17 नवंबर 1962 की तारीख आती है, जहाँ पर चीनी सैनिकों ने किसी गांव पर हमला कर दिया होता है और गांव के लगभग लोगों को मार दिया होता है। और यहाँ पर भारतीय सैनिक वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से चीनी फौजियों को पकड़ पकड़ कर मार रहे होते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि चीनी सैनिक की आबादी 3000 के लगभग होती है। वो अपने हेडक्वार्टर पर ये बात बताते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं कि अगर वो इतने ज़्यादा हैं तो तुम पीछे हट जाओ। इस पर शैतान सिंह बोलता है कि नहीं, वो पीछे नहीं हटेगा। और इस पर वो अपने चार्ली कंपनी से भी बात करता है, जिसमें वो फौजियों से कहता है कि कोई अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, पर वो इस युद्ध में रहेगा। जिस पर सैनिक थोड़ी देर विचार करते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके साथ में ही रहेंगे। यहाँ पर हम रामचंद्र को देखते हैं, जिसे होश आ गया होता है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो उस युद्ध के बारे में बताता है। यहाँ पर हम सैनिक ठंड में ऊपर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती होती है। और यहाँ पर फौजी कुछ हलचल देखते हैं, जिस पर वो दूसरों को ये बताते हैं कि उन्होंने कोई हलचल देखी है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो सैनिक ना होकर भेड़ें थी। इस पर थोड़ी देर बाद में वो वापस से हलचल देखते हैं, तो कुछ चीनी सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी पर सब तैनात हो जाते हैं और उन चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर वो चीनी सैनिकों काफ़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे होते हैं। रामपाल यहाँ पर घायल हो जाता है और वो अपने साथी सैनिक को कहता है कि उसे ग्रेनेड दे दे, ताकि सैनिक उसकी तरफ आए तो वो ग्रेनेड छोड़ दें। और यहाँ पर वो सैनिक उनकी तरफ आते हैं और वो ग्रेनेड खोल देता है, जिसके साथ वो खुद उन सैनिकों के साथ में शहीद हो जाता है। इस पर उसका दोस्त काफ़ी उदास होता है, पर वो आपस में वादा करते हैं कि वो उसके शहीद होने को ऐसे ही गवारा नहीं रहने देंगे। और यहाँ पर हम चीनी सैनिकों को देखते हैं, जिसमें शैतान सिंह बता रहा होता है कि दुश्मन सैनिक तूफ़ान के आड़ में उस पर हमला करेंगे। यहाँ पर हम उस पल को याद करते हैं जब शैतान सिंह घर पर होते हैं और वो दिवाली से 2 दिन पहले आ जाते हैं। और यहाँ पर सब सैनिक युद्ध के लिए तैयार होते हैं और अलग अलग बेसमेंट में अपना कैंप तैयार करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सैनिक जगह जगह हथियार लेकर तैनात हो जाते हैं। इस पर उन पर हमला होता है और उनके सैनिक धीरे धीरे शहीद हो रहे होते हैं। यहाँ पर उन्होंने लगभग 40 के लगभग उनके सैनिक शहीद हो गए होते हैं। यहाँ पर हम धर्मपाल को देखते हैं, जो कि घायल है और बोल रहा है कि उसका बापू उस पर गर्व करेगा ना, और ऐसे ही वो शहीद हो जाता है। उनके हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और चीनी सैनिक लगातार उन पर हमला कर रहे होते हैं और उनके पास इतने हथियार और गोलियां नहीं बची होती हैं, जिस पर वो अपने उन हथियारों की मदद से उन पर चाकुओं से हमला करते हैं और लगातार शहीद हो रहे होते हैं। और लगातार दादा रामकिशन की जय बोल रहे होते हैं और दुश्मनों का मुकाबला बहादुरी से करते हैं। इस पर चीनी सैनिक बार बार काफ़ी ज़्यादा तादाद में बार बार आ रहे होते हैं। यहाँ पर हम चीनी सैनिकों को देख सकते हैं और इनसे 3000 के मुकाबले हमारे भारतीय सैनिक सिर्फ 120 ही होते हैं, तो भी इनका मुकाबला भारतीय सैनिक काफ़ी अच्छे से करती है। ये चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। उस पर मेजर शैतान सिंह काफ़ी घायल हो जाता है, उसे काफ़ी गोलियां लग जाती है, फिर भी वो थमता नहीं है। इस पर चीनी सैनिक बोलता है कि ये शैतान उसके साथ लड़ रहा है और हम शैतान सिंह को देख रहे होते हैं। वो काफ़ी घायल है, लेकिन तो भी वो चाकू से वार कर रहा होता है अपने दुश्मनों पर। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह घायल हो जाता है और यहाँ पर चीनी सैनिक उसके पास में आता है
और वो वापस कहता है हवा हमारे साथ है, और जिस पर उसके पीछे से भारतीय सैनिक ने चीनी सैनिक को मार दिया होता है। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह काफ़ी घायल होता है और सैनिक उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, और बाद में थोड़ी देर में उनके साथी भी शहीद हो जाते हैं और वो अकेला पड़ जाता है और रेडियो ऑपरेटर उसके साथ में होता है, जिसमें मेजर शैतान सिंह अपने साथी फौजी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उसका साथी सैनिक उसे आखिरी सलामी देता है और वो वहाँ से जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1000 सैनिकों को 120 सैनिकों ने मार दिया होता है, जिस पर चीनी लोग डर जाते हैं और वो उस युद्ध को वहाँ उसके निशानियों को मिटाना चाहते हैं कि ताकि किसी को पता नहीं चले यहाँ पर कोई युद्ध भी हुआ था, और वो अपने सैनिकों को वहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रामचंद्र यादव शैतान सिंह की घड़ी अपने सीनियर को देता है, और कुछ दिनों के बाद में जब बर्फ़ पिघलती है तो जो भारतीय सैनिक होते हैं उनकी जो शरीर होता है वो बर्फ़ से बाहर निकलता है, जिससे उस युद्ध के बारे में पता चलता है कि कैसे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए। यहाँ पर उनकी घड़ी और चिट्ठी उनकी वाइफ को दी जाती है, जिसमें उनकी वाइफ पूछती है कि उनके अंतिम वक्त में उनके साथ में कौन था, तो इस पर वो फौजी बताता है कि शैतान सिंह के साथ उनके 120 बहादुर थे। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह को अंतिम सलामी दी जाती है और हम इन फौजियों को देख सकते हैं जिन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन दिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए। इस पर मेजर शैतान सिंह चिट्ठी में अपने बेटे को कहता है कि उसे 2 माँओं का ध्यान रखना है, एक उसकी माँ और एक मातृभूमि। और ऐसे हम मेजर शैतान सिंह को देख सकते हैं जिसे पहला परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।